नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 2025 का यह पेपर है और पेपर आपका 3 खंड में विभाजित है। पहले हम लोग जानेंगे कि तीनों खंड में आपसे क्या क्या पूछा गया है, फिर हम तीनों खंड के जो प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करेंगे। जो पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। 5 प्रश्न इसमें पूछा गया है। पांचों प्रश्न का यहाँ पर उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में देना है। देख लेते हैं कौन कौन से 5 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। जो पहला प्रश्न है वो है प्रेमचंद के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम बताइए। तो यहाँ प्रेमचंद के 2 उपन्यासों का नाम आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है आत्मकथा को परिभाषित करें। आत्मकथा किसको कहा जाता है इसके बारे में आपको लिखना है। जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ्यक्रम में संकलित किन्हीं 2 निबंधों के नाम बताइए। 2 निबंधों के नाम लिखने हैं जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हो, यानी आपके पाठ्यक्रम में लगा हो। जो घ है यानी चौथा प्रश्न जो है, इसमें आपसे पूछा गया है कि यात्रा वृत्तांत से आपका क्या अभिप्राय है, यानी यात्रा वृत्तांत किसको कहते हैं इसके बारे में बताना है। और जो 5वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कहानी को परिभाषित करें, यानी कहानी किसको कहते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब जो खंड ब है, इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में कुल आपसे 8 प्रश्न पूछा गया है और 5 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देना है। एक प्रश्न आपको अधिकतम 100 शब्द में यहाँ पर लिखना है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है रक्त कमल नाटक की पात्र योजना पर विचार कीजिए। रक्त कमल जो नाटक है उसमें पात्र योजना कैसी है इसी के बारे में आपको यहाँ पर 100 शब्द में लिखना है। जो दूसरा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। निबंध के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध की विशेषता बताइए, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है उसी के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों की विशेषता आपको बतानी है। जो ग प्रश्न है यानी तीसरा प्रश्न जो है, उसमें पूछा गया है कि उपन्यास के तत्वों पर विचार कीजिए। उपन्यास के जो 6 तत्व होते हैं उन्हीं तत्वों पर आपको यहाँ पर बात करनी है। जो चौथा प्रश्न है यानी घ नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पन्नाधाय का चरित्र चित्रण कीजिए। पन्नाधाय के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जो अंगा नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रतन कुमार संभारिया कृत फुलवा कहानी का सार अपने शब्दों में लिखें, यानी फुलवा जो है उसी कहानी का सारांश अपने शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। 6 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि महाभोज उपन्यास के कथानक पर प्रकाश डालें, यानी महाभोज जो उपन्यास है उसका कथानक किस प्रकार का है, उसके कथानक के बारे में आपको 100 शब्दों में यहाँ पर लिखना है। 6 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेमचंद की कहानी कला पर प्रकाश डालिए, यानी प्रेमचंद के कहानी कला में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। जो ज नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रेखा चित्र एवं संस्मरण को परिभाषित कीजिए, यानी रेखा चित्र किसको कहते हैं और संस्मरण किसको कहते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब खंड स देख लेते हैं। खंड स में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। कुल 4 प्रश्न आपसे इसमें पूछे गए हैं और 2 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर देना है। इसकी शब्द सीमा अधिकतम 400 शब्द है, यानी एक प्रश्न आपको 400 शब्दों में लिखना है। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है कहानी तत्वों के आधार पर पंच परमेश्वर अथवा तीसरी कसम कहानी की समीक्षा कीजिए। तो हम लोग इसमें से तीसरी कसम कहानी की समीक्षा करेंगे। जो ख नंबर प्रश्न है, उसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक के फूल अथवा तुम चंदन हम पानी निबंध का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें से हम लोग अशोक के फूल निबंध का मूल्यांकन यहाँ पर करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी प्रश्न हमने आपसे बताए हैं उसको सॉल्व करते हैं, यानी उसको हल करते हैं। जो खंड अ है उसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और अधिकतम 50 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है। उसमें पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो है कि प्रेमचंद के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम बताइए, यानी प्रेमचंद के 2 उपन्यासों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कथा सम्राट प्रेमचंद के 2 उपन्यासों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है गोदान और दूसरा नाम है गबन। गोदान की रचना प्रेमचंद ने 1936 में की थी और इसको प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। यह भारतीय किसान जीवन की समस्याओं, विशेष करके गरीबी, शोषण और कर्ज की मार्मिक कहानी प्रस्तुत करता है, यानी एक तरीके से यह किसान जीवन का गाथा प्रस्तुत करता है। जो दूसरा उपन्यास गबन है वह 1931 में प्रकाशित हुआ था और यह एक मध्यवर्गीय युवक जालपा की कहानी है जो आभूषणों के प्रति अपनी पत्नी की ललक को पूरा करने के लिए गबन करता है। यह उस समय के समाज में व्याप्त दिखावे और नैतिक पतन को दर्शाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। जो ख नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्मकथा को परिभाषित करें, यानी आपको बतानी है कि आत्मकथा किसको कहते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जब कोई लेखक तटस्थ रहकर अपने जीवन के अंतरंग एवं बहिरंग सभी पहलुओं का चित्रण करता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। यह स्वयं के द्वारा ही लिखा जाता है। निष्पक्षता, तटस्थता तथा आत्मबल इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी कोई लेखक है और अपने बारे में ही तटस्थ होकर के लिख रहा है तो उसको आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ्यक्रम में संकलित किन्हीं 2 निबंधों के नाम बताइए। आपको 2 ऐसे निबंधों के नाम बताने हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पाठ्यक्रम में संकलित किन्हीं 2 निबंधों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला नाम है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है और यह निबंध जो है देश की उन्नति और जागरण पर केंद्रित है। दूसरा निबंध है मित्रता, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और इस निबंध में अच्छी संगति और मित्र के चयन का महत्व बताया गया है। आप इसके अलावा भी निबंध का नाम लिख सकते हैं, यानी इन 2 निबंधों के अलावा अगर आपको ये दोनों नहीं लिखने हैं तो जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध लगा हुआ है वो आपको पता है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि यात्रा वृत्तांत से आपका क्या अभिप्राय है, यानी यात्रा वृत्तांत किसको कहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि यात्रा वृत्तांत एक साहित्यिक रचना है जिसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों, देखे गए स्थानों, संस्कृतियों और लोगों का सजीव एवं विस्तृत वर्णन करता है। यह केवल एक विवरण नहीं बल्कि व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों को साझा करने का माध्यम है जो पाठक को उस यात्रा का आभास कराता है। यानी जब एक साहित्यकार अपने यात्रा का विवरण अपने अनुभवों के आधार पर देता है जिसमें भावनाएं शामिल होती हैं तो उसी को यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब जो 5वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि कहानी को परिभाषित करें। यहाँ पर आपको बताना है कि कहानी कहते किसको हैं। उत्तर में आप लिखेंगे कि कहानी गद्य साहित्य की एक अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण विधा है। इसमें किसी रोचक घटना, विचार या अनुभव का संक्षिप्त, प्रभावशाली और कलात्मक वर्णन होता है। यह मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक मनोभाव एवं एक संवेदना पर ही केंद्रित रहती है। प्रेमचंद के अनुसार, यानी प्रेमचंद की परिभाषा देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि कहानी वह ध्रुपद तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से नहीं हो सकता। कहने का आशय है कि प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि कहानी में जो लेखक होता है वो कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहने की कोशिश करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 100 शब्दों में देना है। इसमें जो पहला प्रश्न है उसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको 8 प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्न का उत्तर देना है, तो 5 प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर 5 उन प्रश्नों को रखे हुए हैं जो आपसे भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं, यानी आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 5 महत्वपूर्ण छांट करके प्रश्नों को यहाँ पर हम रखे हुए हैं। इसमें जो ख नंबर प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, निबंध के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध की विशेषता बताइए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, निबंध के आधार पर, यहाँ निबद्ध हो गया, निबंध कर लीजिएगा। निबंध के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध की विशेषताएं निम्न हैं। अब एक एक करके उन विशेषताओं को लिखेंगे। पहला विशेषता है जन जागरण का आह्वान, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने निबंधों के माध्यम से जन जागरण का आह्वान करते हैं और इस निबंध में भी जन जागरण का आह्वान उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा है कि आलस्य को त्याग कर देश के उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने जनता का आह्वान किया हुआ है। दूसरी विशेषता है राष्ट्रीय चेतना, यानी यह जो निबंध है वो देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रोत है जो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभिक दौर की विशेषता है। तीसरी विशेषता है धर्म और समाज सुधार, यानी इस निबंध के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या करते हैं, धर्म में जो सुधार किया जा सकता है, समाज में जो सुधार किया जा सकता है, जो समाज में कुरीतियां हैं, जो धर्म में कुरीतियां हैं, उसको सुधार की आवश्यकता पर इनके द्वारा बल दिया गया है। अगली विशेषता है व्यवहारिक समाधान, यानी निबंध में केवल समस्याएं नहीं हैं बल्कि शिक्षा, उद्योग, आपसी एकता जैसे व्यवहारिक उपाय भी सुझाए गए हैं कि इन उपायों को अपना करके हम आगे बढ़ सकते हैं।
निबंध की जो भाषा है वो सरल है, ओजपूर्ण भाषा है। भाषा जो है बोलचाल के करीब है, लेकिन इसमें ओज और व्यंग का भी तीखापन है। भारतेंदु युग की गद्य शैली की पहचान इससे मिलती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ग है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उपन्यास के तत्वों पर विचार करें। यानी उपन्यास के कौन कौन से तत्व होते हैं, कुल 6 तत्व होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उपन्यास का पहला तत्व होता है कथा वस्तु। यह उपन्यास की मूल कहानी होती है, यानी घटनाक्रम होता है, जिसके चारों ओर पूरा कथानक जो है बुना जाता है, पूरा कथानक जिसके चारों तरफ घूमता है। दूसरा होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। ये वे मनुष्य या काल्पनिक प्राणी होते हैं जो उपन्यास में विभिन्न क्रियाएं करते हैं और इनके माध्यम से उपन्यास की जो कहानी होती है, जो घटना होती है, वो आगे बढ़ती है। तीसरा जो तत्व है वो है संवाद योजना। पात्रों के बीच जो बातचीत होता है उसी को संवाद के नाम से जाना जाता है, और ये जो संवाद होता है ये कथानक को आगे बढ़ाता है, यानी उसको विस्तार प्रदान करता है। चौथा जो तत्व है वो है देश काल एवं वातावरण। यह उपन्यास का समय होता है, स्थान होता है, परिवेश होता है। यह कथा वस्तु को विश्वसनीय बनाता है और पात्रों के व्यवहार को प्रभावित भी करता है, क्योंकि पात्र जो होता है वो अपने समय के अनुसार व्यवहार करता है, अपने स्थान के अनुसार व्यवहार करता है और अपने परिवेश के अनुसार व्यवहार करता है। अगला जो तत्व है वो है भाषा शैली। यह लेखक की भाषा, शब्द चयन और अभिव्यक्ति का तरीका है, जिसके माध्यम से वह कहानी को प्रस्तुत करता है या उपन्यास को प्रस्तुत करता है। अंतिम जो तत्व है वो है उद्देश्य। यह उपन्यास का मूल विचार या संदेश होता है, जिसे लेखक पाठकों तक पहुंचाना चाहता है कि उपन्यास लिखने का मूल उद्देश्य क्या है, इसमें इसी को व्यक्त किया जाता है। यही 6 तत्व होते हैं उपन्यास के, और इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है घ नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी पन्नाध्याय के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पन्नाध्याय भारतीय इतिहास की एक अमर वीरांगना है, जो अपने अद्वितीय त्याग और कर्तव्य निष्ठा के लिए जानी जाती हैं। इनके चरित्र की विशेषताएं निम्न हैं। अब इनके चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसी के बारे में आपको बतानी है। पहली विशेषता है अद्वितीय त्याग। उन्होंने अपने स्वामी के वंश के रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया, यानी अद्वितीय त्याग की भावना उनके मन में विद्यमान है। तो ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता हो जाएगी अडिग स्वामी भक्ति। यानी राज परिवार की धाय होने के नाते उन्होंने अपने राजधर्म को निजी मोह से ऊपर रखा है। अपने स्वामी के प्रति भक्ति उन्होंने की है, और इस भक्ति में अपने पुत्र का भी बलिदान उनके द्वारा दिया जाता है। तीसरी जो विशेषता है वो है उच्च कर्तव्य निष्ठा। यानी हर हाल में उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किया गया है। महाराणा सांगा के वंश को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने सर्वोच्च कर्तव्य का पालन किया हुआ है। आगे जो विशेषता हो जाएगा वो है बुद्धिमत्ता एवं साहस। उनके भीतर बुद्धिमत्ता भी है और साहस भी है, क्योंकि बनवीर को चकमा देने और बालक उदय सिंह को गुप्त रूप से कुंभल पहुंचाने के अदम्य साहस इनके द्वारा दिखाया जाता है। यानी इनके द्वारा बनवीर को चकमा दिया जाता है, और जो बालक उदय सिंह है उनको कुंभलगढ़ पहुंचा दिया जाता है। यह साहस का काम है, तो उनके भीतर साहस भी विद्यमान है। अगली जो विशेषता है वो है उदात्त मातृत्व। उन्होंने अपने मातृत्व को व्यक्तिगत नहीं रखा है, मेवाड़ के भविष्य से जोड़ करके देखा है। तो उनका यह भी एक विशेषता पाया जाता है उनके चरित्र में। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेमचंद की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद के कहानी कला में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रेमचंद की कहानी कला युग प्रवर्तक है, जिसकी विशेषताएं निम्न हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं एक एक करके हम उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। पहली विशेषता है यथार्थवादी चित्रण। यानी उन्होंने अपने कहानियों में भारतीय समाज की वास्तविक कष्टप्रद समस्याओं, जैसे गरीबी हो गया, शोषण हो गया, किसानों का दुख हो गया, नारी की दुर्दशा हो गया, इसका सच्चा और गहरा चित्रण किया हुआ है। यानी उनके कहानियों में यथार्थवाद पाया जाता है। दूसरी जो विशेषता हो जाएगी वो है आदर्श की स्थापना। उन्होंने अपने कहानियों में यथार्थ का चित्रण तो किया हुआ है, लेकिन यथार्थ के माध्यम से उनके द्वारा आदर्श की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। कहानी के अंत में ये पात्रों के माध्यम से मानवीय मूल्यों और आदर्श समाधान की ओर संकेत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देख लेते हैं। जो तीसरा विशेषता है वो है उद्देश्य पूर्णता।
यानी प्रेमचंद की कहानियों का कोई न कोई उद्देश्य है। उनकी कहानियां सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करती हैं और पाठकों को सामाजिक परिवर्तन तथा नैतिक उत्थान के लिए प्रेरित करती हैं। अगली विशेषता है सरल भाषा। उन्होंने जन सामान्य की बोलचाल की भाषा यानी हिंदी और उर्दू के मिश्रण का प्रयोग किया हुआ है, जिससे उनकी रचनाएं हर वर्ग तक पहुंचती हैं। संक्षेप में देखा जाए तो प्रेमचंद ने समाज का यथार्थ दिखाकर भी आदर्श की स्थापना का सफल प्रयास किया, जो उनकी कला को विशिष्ट बनाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि रेखा चित्र एवं संस्मरण को परिभाषित कीजिए। आपको रेखा चित्र को परिभाषित करना है और उसके बाद संस्मरण को भी परिभाषित करना है, तो दोनों को एक एक करके हम लोग यहाँ परिभाषित करेंगे। उत्तर में सबसे पहले आप लिखेंगे रेखा चित्र की परिभाषा। तो रेखा चित्र का सामान्य अर्थ होता है रेखाओं द्वारा निर्मित चित्र, यानी जिस प्रकार से एक चित्रकार जो है रेखाओं और रंगों का प्रयोग करके चित्र बनाता है, उसी प्रकार से साहित्यकार जो है शब्द रेखाओं के माध्यम से चित्रों का निर्माण करता है और इसी को रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। यानी जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी घटना का ऐसा वर्णन किया जाए कि उसका चित्र रूप हमारे सामने आ जाए, तो उसी को रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। अब संस्मरण की परिभाषा देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे संस्मरण की परिभाषा और आगे लिखेंगे कि संस्मरण अंग्रेजी के मेमायर शब्द का हिंदी अनुवाद है। जब किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या दृश्य का वर्णन स्मृति के आधार पर किया जाता है, यादों के आधार पर किया जाता है, तो उसी को संस्मरण के नाम से जाना जाता है। इसका जो मूल आधार होता है वो स्मृति होता है, जो ऐतिहासिक और सत्य घटना पर आधारित होता है, कल्पना पर आधारित नहीं होता है। यानी संस्मरण बीते हुए घटनाओं का होता है जिसको स्मरण करके हम लिखते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड है खंड स है, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है और अधिकतम 400 शब्द में इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 4 प्रश्न इसमें पूछा गया है, 2 प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें देना है। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वह कहानी तत्वों के आधार पर पंच परमेश्वर अथवा तीसरी कसम कहानी की समीक्षा कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर तीसरी कसम कहानी की समीक्षा करेंगे, क्योंकि पंच परमेश्वर कहानी की समीक्षा ऑलरेडी हमने कर लिया है। वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे कि फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम एक मार्मिक आंचलिक प्रेम कहानी है, जिसमें कहानी के सभी तत्व अत्यंत सहजता और स्वाभाविकता से उभरते हैं। कहानी तत्वों के आधार पर इस कहानी का मूल्यांकन इस प्रकार है। अब कहानी के जो 6 तत्व होते हैं, उन 6 तत्वों के आधार पर इसका मूल्यांकन आपको करना होगा। इसमें पहला तत्व है कथानक। इसमें आप लिखेंगे कि कहानी का कथानक अत्यंत सीधा है, सरल किंतु भावनात्मक है। यह बैलगाड़ी हाँकने वाले हीरामन की 3 कसमों के इर्द गिर्द घूमता है। तीसरी कसम नौटंकी वाली को न बैठाने की हीराबाई से हुई उसकी अत्यंत प्रेम कहानी का परिणाम है। कथानक में गतिशीलता और उत्सुकता बनी रहती है, खासकर हीरामन और हीराबाई की यात्रा के दौरान। कथानक का अंत दुखांत और करुण है, जो पाठक के मन में गहरी टीस छोड़ जाता है। इतना आप कथानक में लिख देंगे। अब अगला जो कहानी का तत्व है वो है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण हम लोग 2 लोगों का देखेंगे, एक तो हीरामन का और दूसरा है हीराबाई का। हीरामन जो है वह सादगी, ईमानदारी और निश्चल प्रेम का प्रतीक है। वह ग्रामीण परिवेश का सीधा साधा आदमी है, जिसके मन में छल कपट नहीं है। उसका चरित्र अत्यंत स्वाभाविक और जीवंत है। वह अपने बैलों और गाड़ी से प्रेम करता है और हीराबाई को देवी की तरह पूजता है। अब हीराबाई के चरित्र को देख लेते हैं। हीराबाई वह नौटंकी की कलाकार होने के बावजूद संवेदनशील है, हृदय और व्यवहारिक है, यानी सहृदय है और व्यवहारिक है। उसका चरित्र एक दर्द भरे जीवन की अभिव्यक्ति है, जिसे हीरामन समझ नहीं पाता। दोनों पात्रों का चित्रण सहज और यथार्थवादी है। इतना आपको यहाँ पर लिखना है। अब तीसरा जो तत्व है वह देश काल एवं वातावरण। कहानी का देश काल बिहार के ग्रामीण अंचल का है, यानी फरीश्वर नाथ रेणु जो है बिहार के ही रहने वाले थे, तो उन्होंने बिहार के ग्रामीण अंचल को चुना हुआ है कहानी के लिए। रेणु ने यहाँ लोक जीवन, मेला, नौटंकी और बैलगाड़ी का इतना सहज चित्रण किया है कि पूरा वातावरण पाठक की आंखों के सामने साकार हो उठता है। आंचलिकता कहानी का प्राण है, जो भाषा, रहन सहन और लोकगीतों के माध्यम से प्रकट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो तत्व है वो है संवाद योजना।
संवाद जो है कहानी को आगे बढ़ाता है, कथानक को गति प्रदान करता है। इस कहानी में जो संवाद हैं वो छोटे हैं, चुटीले और आंचलिक भाषा की मिठास से युक्त हैं। वे पात्रों के मनोभाव और ग्रामीण संस्कृति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं। हीरामन और हीराबाई के बीच के संवाद उसके बीच पनपते निस्वार्थ प्रेम को धीरे धीरे उजागर करते हैं। अगली जो तत्व है वो है भाषा शैली। रेणु की भाषा शैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी आंचलिकता है, यानी उनके भाषा में आंचलिक तत्व पाए जाते हैं। उन्होंने ठेठ ग्रामीण शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया है। वर्णन शैली इतनी सजीव है कि पाठक उस परिवेश में खो जाता है। बीच बीच में लोकगीतों और कथाओं का समावेश है, जैसे महुआ घटवारिन है, कहानी को और भी हृदय स्पर्शी बना देता है। यानी लोकगीतों और लोक कथाओं का भी समावेश उनके द्वारा किया गया है। इससे उनकी जो शैली है और ज्यादा हृदय स्पर्शी बन जाती है। अंतिम तत्व है उद्देश्य। कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण जीवन की सादगी, निश्चल प्रेम, पवित्रता और उसके अव्यक्त दुख को दर्शाना है। यह बताती है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति यानी जो हीरामन है प्रेम की चोट खाकर अपने जीवन की तीसरी और सबसे बड़ी कसम खा लेता है। कुल मिलाकर तीसरी कसम कहानी तत्वों की कसौटी पर खरी उतरती है। इसका सशक्त चरित्र चित्रण, संजीव आंचलिकता, वातावरण और हृदय स्पर्शी कथानक इसे हिंदी साहित्य की एक कालजयी रचना बनाते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक के फूल अथवा तुम चंदन हम पानी निबंध का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अशोक के फूल निबंध का मूल्यांकन करेंगे। उत्तर में आप लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध अशोक के फूल 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह एक उत्कृष्ट ललित निबंध है जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और जीवन दृष्टि का गहन विवेचन प्रस्तुत करता है। यह निबंध अशोक के फूल के बहाने भारतीय समाज के सांस्कृतिक बदलाव और मनुष्य की अदम्य जिजीविता को चित्रित करता है। इस निबंध का मूल्यांकन हम लोग दो दृष्टि से करेंगे। पहला जो दृष्टि है वो है सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि और दूसरा जो दृष्टि होगा वो है साहित्यिक और वैचारिक दृष्टि। तो पहले हम लोग सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से इसका मूल्यांकन करेंगे। इसमें जो पहला है वह भारतीय संस्कृति का स्वरूप। द्विवेदी जी अशोक के फूल के माध्यम बनाकर भारतीय संस्कृति की विकास परंपरा को दर्शाते हैं। वे बताते हैं कि यह जो संस्कृति है यह संस्कृति आर्य, असुर, शक, हूण, नाग, यक्ष और गंधर्व जैसी विभिन्न जातियों के योगदान से निर्मित हुई है। यानी यह जो संस्कृति है वो मिलावट की संस्कृति है, समन्वय की संस्कृति से परिपूर्ण है। अगला है अशोक का अतीत, यानी अशोक का अतीत भी यहाँ पर उनके द्वारा बताया जाता है। निबंध प्राचीन भारतीय धर्म साधना, साहित्य, विशेषकर कालिदास के काव्य और समाज में अशोक के वृक्ष और फूल के गौरवशाली स्थान को याद दिलाता है। यानी अशोक का जो वृक्ष है, अशोक का जो फूल है, उसके अतीत का भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगला है सामंती व्यवस्था का प्रतीक, यानी जो यह अशोक है यह सामंती सभ्यता का प्रतीक है। जब सामंती सभ्यता नष्ट हो जाता है तो अशोक को भी कोई नहीं पूछता, उसका भी जो समय होता है वो खत्म हो जाता है, उसका महत्व जो है समाप्त हो जाता है। दूसरा जो दृष्टि है इसके मूल्यांकन करने का वो है साहित्यिक और वैचारिक दृष्टि। इसमें जो पहला है वो है ललित निबंध का उत्कृष्ट रूप, यानी यह जो निबंध है वो ललित निबंध का उत्कृष्ट रूप है क्योंकि इसमें भावनात्मकता है, विचारशीलता है, आत्मीयता है, विनोद प्रियता है, सबका समन्वय यहाँ पर पाया जाता है। इसलिए यह ललित निबंध का उत्कृष्ट स्वरूप प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दूसरा है प्रतीकात्मक प्रयोग, यानी अशोक के फूल का यहाँ पर प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। इससे बताया गया है कि परिवर्तन सतत होता है, परिवर्तन हमेशा होता रहता है, विकास हमेशा होता रहता है। आशा और मनुष्य की जीवनी शक्ति का भी यह प्रतीक दिखाया गया है। जिस प्रकार से अशोक के फूल आशावान है, जिस प्रकार से अशोक का फूल उसका समय समाप्त होने पर भी, उसका महत्व समाप्त होने पर भी वह आज भी अटल है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अटल होना चाहिए। यानी आशा और मनुष्य के जीवनी शक्ति का प्रतीक यह अशोक का फूल दिखाया गया है। यहाँ पर मानव की दुर्दम जिजीविका का भी प्रतीक है। निबंध का जो केंद्रीय विचार यह है कि सभ्यता और संस्कृति की बाहरी मोह भंग होते रहते हैं, लेकिन मनुष्य की दुर्दम निर्मम जीवनी शक्ति ही वास्तविक और विशुद्ध है। यह जीवन धारा संघर्षों को सहती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है। लेखक उदास न होकर अशोक से मस्ती और हंसने की शिक्षा लेने का संदेश देते हैं। कहने का आशय है कि जिस प्रकार से अशोक की जिजीविका है उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपनी जिजीविका शक्ति का विस्तार
करना चाहिए, इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।